आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का दूसरा विचारक, दूसरा थिंकर अरस्तु या अरिस्टोटल को का पे डिस्कशन करेंगे। प्लेटो के बाद अरस्तु जो है वो जिसे हम राजनीति विज्ञान का जनक भी कहते हैं, और प्लेटो का जो चिंतन है या प्लेटो का जो संपूर्ण दर्शन है वो कहीं ना कहीं कल्पना पर आधारित है या सैद्धांतिक पक्ष उसका ज़्यादा सामने आता है या दिखाई देता है। प्लेटो की जो पद्धति है वो निगमनात्मक पद्धति है, और प्लेटो का जो दर्शन है, संपूर्ण दर्शन, वो इस बात पर चिंतन ज़्यादा करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए, और यथार्थ राजनीति का चित्रण प्लेटो के चिंतन में नहीं मिलता है। अरस्तु एक जो कि प्लेटो का शिष्य है, उसने राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक यथार्थ के प्रति और विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा है, और उसका मानना है कि जो सामाजिक परिवेश है या जो राज्य का परिवेश है उसके आधार पर राजनीति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस आधार पर प्लेटो का जो चिंतन है, उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स ग्रंथ को लिखने से पहले प्लेटो ने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और उसके बाद प्लेटो ने राजनीति विज्ञान को एक नवीन दिशा प्रदान की। फिर अरस्तु का जो दृष्टिकोण है वो एक विश्लेषणात्मक और यथार्थवादी दृष्टिकोण है, और उसने ये कहा कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसी को लेकर के डनिंग ने कहा है इस संदर्भ में कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रथम महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया है। अब क्योंकि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक है और जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है वो प्रस्तुत किया है। कैटलिन ने कहा है, कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। अब अरस्तु की जो के चिंतन की जो या राजनीतिक सिद्धांत की जो पद्धति है वो आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति है, और उसने राज्य का जो, क्योंकि अरस्तु एक प्रथम पश्चिमी विचारक है और राज्य के पूर्ण सिद्धांत का एक क्रमबद्ध जो चिंतन है वो अरस्तु ने किया है, उसे क्रमबद्ध रूप देने का एक स्वरूप प्रदान किया है। फिर अरस्तु कहता है कि राज्य का जो जन्म है वो उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, है ना, ये इन सब पर महत्वपूर्ण विषयों पर उसने प्रकाश डाला है। वर्तमान संदर्भ में जैसे हम बात करें कि सरकार के अंग हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और अरस्तु ने सरकार के अंगों के बारे में बताया है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना, एक तो नीति निर्धारक होते हैं, दूसरे प्रशासकीय होते हैं और तीसरे न्यायिक होते हैं। फिर अरस्तु जो है वो कानून की सर्वोच्चता की बात करता है कि अरस्तु का मानना है कि कानून जो है वो सर्वोच्च होता है ना, और उसके साथ साथ उसने ये कहा है कि जो विवेक और बुद्धि संपन्न व्यक्ति होते हैं वो परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास रखते हैं, और अरस्तु भी इन सब में विश्वास रखता है। इसलिए कानून की सर्वोच्चता पर अरस्तु बल देता है, और उसका मानना है कि जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को आर्थिक आधार भी प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पहला विचारक है आर्थिक आधार प्रदान करने वाला।
उसका मानना है कि जो संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णयकारी तत्व होता है। प्लेटो जो है वो एक सर्वोच्चतम व्यक्ति के शासन में विश्वास करता है, क्योंकि प्लेटो आदर्श राज्य में एक दार्शनिक शासक की कल्पना करता है। इसलिए वो कहता है कि जो राज्य में शासक वर्ग है या जो राज्य में शासन करने वाला व्यक्ति है, जो संरक्षक है, वो राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा। जबकि अरस्तु राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ संस्था प्रदान करता है और वो सर्वश्रेष्ठ संस्था एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो आती है। और अरस्तु का मानना है कि उसकी जो पद्धति है वो आनुभविक है, एम्पिरिकल और इंडक्टिव पद्धति है, आगमनात्मक पद्धति है, क्योंकि इसीलिए उसको प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा गया है। अब राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेटो का मानना है, अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है वो यहाँ पर अरस्तु जो है अपने गुरु जो उनके हैं प्लेटो की भांति जो सोफिस्ट विचार है, वर्ग का विचार था कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो किसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या किसी सामाजिक समझौते से हुई है, उसका वो विरोध करता है। और अरस्तु का मानना है कि जो राज्य है वो मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है, इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है ना। इसलिए राज्य क्या है, एक स्वाभाविक संस्था है, वो उसको कृत्रिम नहीं मानता है, वो किसी समझौते से उत्पन्न हुई कोई संस्था नहीं मानता है। फिर अरस्तु के अनुसार उसका मानना है कि व्यक्ति जो है वो प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इसी प्रकृति का परिणाम है। अब इसलिए वो कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है ना, इसी आधार पर, और वो एक सकारात्मक इकाई है, राज्य को वो एक सकारात्मक संस्था मानता है। फिर दूसरा ये मानता है कि राज्य जो है वो सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम व्यवस्था है ना। इस संदर्भ में सेबाइन ने भी एक बात कही है कि मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। इस आधार पर जो अरस्तु है उसका मानना है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है ना। स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, मतलब राज्य पहले से ही विद्यमान था। ऐतिहासिक दृष्टि से कहें कि जैसे राज्य का जन्म पहले हुआ है ना, परंतु इसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक रूप से या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से राज्य का जन्म पहले ही हो गया था। और राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, मतलब राज्य अपने आप में पूर्ण है और व्यक्ति उसमें केवल एक तत्व है, इसलिए राज्य सर्वोच्च है। और उसमें जो उसको सर्वोच्च बनाने में जो एक प्रक्रिया है वो है परिवार की, समुदायों की, ग्राम की और राज्य की। ये सभी विभिन्न प्रकार के अलग अलग समुदाय हैं, इसलिए राज्य का स्वरूप जैविक है। जैसे हम कहें कि शरीर के अंग है ना, वो सभी अंग जीवित होते हैं, शरीर के सभी अंग जीवित होते हैं। और शरीर के जैसे शरीर हमारा का स्वरूप है एक जैविक है, वैसे ही राज्य का स्वरूप भी जैविक है, जीता जागता जिसको हम कहें। इसलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है ना। और इसीलिए जो अरस्तु का मानना है कि जो नगर राज्य हैं वो सर्वाधिक श्रेष्ठ और राजनीतिक संगठन हैं। फिर अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वो एक सकारात्मक इकाई है, राज्य एक सकारात्मक इकाई है ना, और उस सकारात्मक अच्छाई है, पॉजिटिव गुड है, और उसका काम केवल बुरे कामों को या अपराधों को रोकना नहीं है। उसका मानना है कि जो मानवता है और जो नैतिकता है और जो सद्गुण हैं वो उस मार्ग पर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए राज्य का उद्देश्य है कि वो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाए, है ना, व्यक्ति के जीवन को आत्मनिर्भर बनाए, उसकी व्यवस्था करे और व्यक्ति को
साधन प्रदान करे, ऐसा परिवेश प्रदान करे, ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे व्यक्ति अपना शारीरिक और बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके, क्योंकि व्यक्ति का उद्देश्य भी सर्वोच्चता को प्राप्त करना है। तो राज्य के जो उद्देश्य और कार्य हैं वो भी उसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना राज्य का उद्देश्य और कार्य है। थैंक यू।